हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखित पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले के भागों में हम लेखक की प्रस्तावना, लेखक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर 2 स्टार्ट करें, मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं इसका चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है इच्छा, सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु, धनवान होने की तरफ पहला कदम। जब एडविन सी बार्न्स 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वह एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो सकते हैं, लेकिन उनके विचार एक राजा के जैसे थे। जब उन्होंने रेल पटरियों से थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने का अपना रास्ता पकड़ा, उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष उपस्थिति में देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग के जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझेदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। बार्न्स की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित था। जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया, इच्छा नई नई थी। यह बार्न्स पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए, तब यह कोई मात्र इच्छा नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी बार्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन का हावी सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज जो लोग बार्न्स को जानते हैं, जीवन से उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत लिए बिना अपने को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। बार्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना। अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वह आने के दिन ही एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे। वह सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थे, जब तक कि उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का अवसर प्रदान करता। वह जिस अवसर की तलाश में थे, उसके उपस्थित होने के पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा की प्राप्ति का उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वह एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके अपने मन में बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहां काम करने चले थे, वह समय के हर मिनट एडिसन के साझेदार थे। यह एक निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बार्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वह और जो कुछ भी चाहते थे, उसकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझेदार बनना चाहना अधिक था। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया। वह अपनी इच्छा से खड़े थे, जब तक कि वह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंत में एक तथ्य बन गया। जब वे ऑरेंज आए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को मुझे एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं कुछ महीने वहां काम करूंगा और यदि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं और एक और नौकरी ढूंढ लूंगा। उन्होंने कहा था, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा, मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंत से पहले मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूं, उसमें असफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा,
इस दुनिया में बस एक ही चीज है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है, और वह थॉमस ए एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूं उसे पाने की अपनी क्षमता पर दांव पर लगा दूंगा। उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा है। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। सफलता की बांस की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके उसने लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया, जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता। वह अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नावों में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ, सैनिकों और उपकरणों को उतारा। उसके बाद उन्हें लेकर आने वाली नावों को जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम जीत नहीं जाते, हम इन तटों को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। हम या तो जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। और वे जीत गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है अपनी जहाज़ों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बारे में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह व्यापारियों का एक समूह अपनी दुकानों से उठते हुए धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वह यह तय करने के लिए कि क्या पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए। एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के निर्णय पर पहुंच गए। यह व्यापारी जिसने रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला किया था, अपनी दुकान के अवशेष की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का निर्माण करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी बार जल जाती है। यह 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी। यह आज भी वहां खड़ी है, मन की उस अवस्था की शक्ति के एक विशाल स्मारक के रूप में, जिसे एक दहकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। मार्शल फील्ड के लिए करने में आसान वास्तव में वही होता है जो उसके साथी व्यापारियों ने किया। जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था, उन्होंने ऊपर खींच लिया और वहां चले गए जहां जाना आसान लग रहा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर लें, क्योंकि यही एक अंतर है जो एडविन सी बार्न्स को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यह वही अंतर है जो व्यवहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों से अलग करता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रायोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है, इसको चाहता है। कामना धन नहीं लाएगी, बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामना, जो कि एक जुनून बन जाती है। तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता है, धन लाएगा। विधि जिसके द्वारा धन की इच्छा को इसके वित्तीय समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है, 6 निश्चित व्यवहारिक कदमों से गठित होती है। अर्थात नंबर 1, आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसे चाहता हूँ। केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है, इसे राशि के रूप में निश्चित करें। निश्चितता का एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो बाद में एक अध्याय में वर्णित किया जाएगा। नंबर 2, आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निर्धारित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। नंबर 3, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप अपनी इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं। नंबर 4, अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार में शुरू कर दें, चाहे आप इस योजना को कार्रवाई में डाल देने को तैयार हों या नहीं। नंबर 5, आप पैसे की जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान एक स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अधिग्रहण की सीमा
को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आप का इरादा क्या है बताएं और उस योजना को स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करना चाहते हैं। नंबर 6, अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह में जागने के बाद। जब आप पढ़ें, देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप छठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने आप के कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो आपके लिए असंभव है। यही जगह है जहां एक धधकती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो अपने आप को यह समझाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसे चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनाना कि आप अपने आप को समझा सकें कि यह आपको प्राप्त होगा। केवल वे लोग जो धन सचेत बन गए हैं हमेशा भारी मात्रा में धन जमा करते हैं। धन सचेत का मतलब है कि मन धन की इच्छा से इतनी अच्छी तरह संतृप्त हो गया है कि व्यक्ति देख सकता है कि वह पहले से ही उसके स्वयं के कब्जे में है। अदीक्षित को, जो मानव मन में के काम करने के सिद्धांतों में शिक्षित नहीं किया गया है, ये निर्देश अव्यावहारिक दिखाई दे सकते हैं। यह उन सभी के लिए मददगार हो सकता है जो 6 चरणों की सुदृढ़ता को पहचानने में असमर्थ हैं। जो जानकारी वे देती हैं, जिसे एंड्रयू कार्नेगी ने, जिसने स्टील मिलों में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों को अपने लिए $100 मिलियन से काफ़ी अधिक के एक भाग्य की उपज बनाने के लिए प्रबंधित करते हुए प्राप्त किया था। यह आगे यह जानने में भी मदद कर सकता है कि यहाँ सिफारिश किए गए 6 चरणों की स्वर्गीय थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा ध्यान से छानबीन की गई थी, जिन्होंने न केवल धन के संचय के लिए आवश्यक बल्कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी आवश्यक कदम होने के रूप में उन पर अपने अनुमोदन की मोहर लगाई है। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, वे किसी बलिदान की मांग नहीं करते। इसके लिए किसी को हास्यजनक या विश्वासतृप्ण बनने की आवश्यकता नहीं है। इनको लागू करने के लिए भारी भरकम मात्रा में शिक्षा की मांग नहीं की जाती है, लेकिन इन 6 चरणों का सफल अनुप्रयोग किसी व्यक्ति को यह देखने और समझने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त कल्पना की मांग करता है कि धन का संचय एक मौके, अच्छी किस्मत और भाग्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों को पता होना चाहिए कि वे सभी जिन्होंने एक बड़ा भाग्य बनाया है, उन्होंने धन हासिल करने से पहले एक निश्चित मात्रा में वासना, कामना, सपना देखना, उम्मीद करना और नियोजन किया है। आप ठीक यहाँ जानते भी हो सकते हैं कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन नहीं प्राप्त हो सकता है जब तक कि आप धन की इच्छा की एक सफ़ेद गर्मी में अपने आप काम कर सकते हैं और वास्तव में विश्वास करते हैं कि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप यह भी जानते हो सकते हैं कि सभ्यता की शुरुआत से आज तक हर महान नेता एक स्वप्नदर्शी था। ईसाई धर्म आज दुनिया में सबसे बड़े क्षमतावान शक्ति है क्योंकि इसके संस्थापक एक गहन स्वप्नदर्शी थे जिनके पास वास्तविकताओं को भौतिक रूप में बदलने के पहले उनके मानसिक और आध्यात्मिक रूप में देखने की दृष्टि और कल्पना थी। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते हैं तो आप अपने बैंक बैलेंस में उन्हें कभी नहीं देखेंगे। व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों के लिए आज जितने महान अवसर मौजूद हैं वैसा अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं रहा है। 6 साल के आर्थिक पतन ने सभी लोगों को काफी हद तक एक ही स्तर पर नीचे गिरा दिया है। एक नई दौड़ लगभग शुरू होने वाली है। दांव उस विशाल किस्मत का प्रतिनिधित्व करता है जो अगले 10 वर्षों के भीतर संचित होगा। दौड़ के नियम बदल गए हैं क्योंकि अब हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं जो कि निश्चित रूप से उस जनता के पक्ष में है जिसके पास अवसाद के दौरान मौजूदा परिस्थितियों में जब डर से वृद्धि और विकास को लकवा मार गया है, जीतने का कोई अवसर बहुत कम या लगभग नहीं है।
हमें जो धन की इस दौड़ में शामिल है, यह जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यह बदली हुई दुनिया जिसमें हम रहते हैं, नए विचारों, काम करने के नए तरीके, नए नेताओं, नए आविष्कार, शिक्षण के नए तरीकों, विपणन के नए तरीकों, नई पुस्तकें, नए साहित्य, रेडियो के लिए नई सुविधाओं, चलचित्र के लिए नए विचारों की मांग करती है। नए और बेहतर काम के लिए इन सभी मांगों के पीछे एक गुणवत्ता है जो किसी के पास जीत के लिए अवश्य होनी चाहिए, और वह है उद्देश्य की निश्चितता। वह क्या चाहता है, क्या ज्ञान, और उसे पाने की एक धधकती हुई इच्छा। व्यापार मंदी एक युग की मौत और एक अन्य का जन्म चिन्हित करती है। इसकी बदली हुई दुनिया को व्यवहारिक स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है जो कर सकते हैं और अपने सपनों को कार्रवाई में लगा देंगे। व्यवहारिक स्वप्नदर्शी हमेशा सभ्यता के प्रतिमान निर्माता रहे हैं और हमेशा रहेंगे। हम जिनकी धन जमा करने की इच्छा है, उनको याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता हमेशा वे लोग रहे हैं जिन्होंने अजन्मे अवसर के अमूर्त अनदेखी शक्तियों का दोहन किया और व्यवहारिक उपयोग में लाए हैं, और उन शक्तियों या सोच के आवेगों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल और सुविधा के हर ऐसे रूप में बदल दिया है जो कि जीवन को अधिक सुखद बनाता है। सहिष्णुता और खुले दिमाग का होना आज के स्वप्नदर्शियों की व्यवहारिक आवश्यकताएं हैं। वे लोग जो नई अवधारणाओं से डरते हैं, वे शुरुआत करने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। अग्रदूतों के लिए वर्तमान की तुलना में एक अधिक अनुकूल समय कभी नहीं आया है। यह सच है कि ढकी गाड़ियों के दिनों की तरह विजय प्राप्त करने के लिए वहाँ कोई जंगली और भेड़िया धसान वाला पश्चिम नहीं है, बल्कि पुनर्निर्मित और नए बेहतर रास्ते पर पुनर्निर्देशित किए जाने के लिए एक विशाल व्यापारिक, वित्तीय और औद्योगिक दुनिया है। धन का अपना हिस्सा प्राप्त करने की योजना में किसी को भी स्वप्नदर्शी की खिल्ली उड़ाने के लिए आपको प्रभावित करने ना दें। इस बदली हुई दुनिया में बड़ा दांव जीतने के लिए आपको अतीत के महान अग्रदूतों की भावना को पकड़ना होगा, जिनके सपनों ने सभ्यता को यह सब कुछ दिया है जो मूल्यवान है। आत्मा जो हमारे अपने देश के जीवन रक्त के रूप में कार्य करती है, हमारी प्रतिभा का विकास और विपणन करने के लिए आपकी और मेरी अवसर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस ने एक अज्ञात दुनिया का सपना देखा, ऐसी एक दुनिया के अस्तित्व पर अपना जीवन दांव पर लगा दिया और इसका पता लगा लिया। महान खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने दुनिया की बहुलता का सपना देखा था और उनका पता लगाया। उनके विजय प्राप्त कर लेने के बाद किसी ने भी अव्यवहारिक के रूप में उसकी निंदा नहीं की। इसकी बजाय दुनिया ने उसकी कब्र कर पूजा की। इस प्रकार एक बार फिर साबित हो गया कि सफलता को किसी अफसोस की आवश्यकता नहीं है। असफलता अन्यत्र उपस्थिति की अनुमति नहीं देती है। यदि आप जो चीज़ करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो आगे बढ़ें और उसे कर डालें। अपने सपने को आर पार डाल दें, और अगर आपको अस्थायी हार से सामना भी हो तो कभी भी ध्यान न दें कि वे क्या कहते हैं। वे शायद नहीं जानते कि प्रत्येक असफलता अपने साथ एक समतुल्य सफलता का बीज लाती है। गरीब और अशिक्षित हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़े की गाड़ी का सपना देखा था। सहायक मौके का इंतजार किए बिना उनके पास जो भी उपकरण थे वह उन्हीं के साथ काम करने में लग गए, और अब उनके सपने का सबूत पूरी पृथ्वी को कसे हुए हैं। उन्होंने किसी भी आदमी जो कभी रहते थे से अधिक पहियों को संचालन में डाल दिया था, क्योंकि वे अपने सपनों को मदद करने में डरते नहीं थे। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा था जो कि बिजली द्वारा संचालित किया जा सकता है। उन्होंने अपने सपने को कार्य रूप देने के लिए जहां वे खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी, और 10,000 से अधिक विफलताओं के बावजूद उस सपने के साथ वह इसके एक भौतिक वास्तविकता बन जाने तक खड़े रहे थे। व्यवहारिक सपने देखना छोड़े नहीं। व्हेलन ने एक सिगार स्टोर श्रृंखला का सपना देखा और सपने को कार्रवाई में बदल दिया, और अब संयुक्त सिगार स्टोर अमेरिका में शीर्ष नुक्कड़ों पर कब्जा है। लिंकन ने काले दासों के लिए आज़ादी का सपना देखा।
अपने सपने को कार्रवाई में बदल दिया और संयुक्त उत्तर और दक्षिण को उनके सपने को हकीकत में बदलते हुए जीवित रहते हुए देखने से बड़ी मुश्किल से चूके। राइट बंधुओं ने एक मशीन का सपना देखा था जो कि हवा में उड़ पाएगी। अब आप उसके सबूत सारी दुनिया में देख सकते हैं कि उन्होंने सही सपना देखा था। मार्कोनी ने वायु की अमूर्त शक्तियों को काम में लाने की एक प्रणाली का सपना देखा। उसने सपना व्यर्थ में नहीं देखा था। वह साक्ष्य दुनिया में हर वायरलेस और रेडियो में पाया जा सकता है। इसके अलावा मार्कोनी का सपना सबसे मनोरम केबिन और साथ साथ सबसे आलीशान हवेली लाया। इसने पृथ्वी पर हर देश के लोगों को पड़ोसी बना दिया। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को एक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा वह एक ही समय में कम समय के नोटिस पर अमेरिका के सभी लोगों से बात कर सकते हैं। आपको शायद यह जानकर रुचिकर लगे कि जब उसने यह घोषणा की कि उसने एक सिद्धांत की खोज कर ली है जिसके माध्यम से वह तारों की सहायता या संचार के प्रत्यक्ष भौतिक साधन के बिना हवा के माध्यम से संदेश भेज सकता है, तो मार्कोनी के दोस्त उसे अपनी निगरानी में ले गए थे और एक मनोरोगी अस्पताल में जांच करवाई थी। आज के स्वप्नदर्शी बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं। दुनिया नई खोजों की आदी हो गई है, बल्कि इसने उन स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने की इच्छा दिखाई है जो दुनिया को एक नया विचार देते हैं। सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे पहले और थोड़े समय के लिए सिर्फ एक सपना ही थी। बरगद का पेड़ अपने बीज में सोता है, पक्षी अंडे में इंतजार करते हैं और एक जागृत देवदूत आत्मा की सर्वोच्च सृष्टि में कैद रहता है। सपने हकीकत की पौध है। दुनिया के स्वप्नदर्शियों, तुम जागो, खड़े हो जाओ और दृढ़ता से कहो, तुम्हारा सितारा अब प्रभुत्व में है। दुनिया की मंदी आपके लिए अवसर लेकर आई है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसने लोगों को विनम्रता, सहिष्णुता और उदारता सिखाई है। दुनिया अवसरों की बहुतायत से भरी हुई है जो कि अतीत के स्वप्नदर्शियों को कभी पता नहीं थी। बनने और करने की एक तीव्र इच्छा शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शियों को उड़ान भरनी चाहिए। सपने उदासीनता, आलस्य या महत्वाकांक्षा की कमी की वजह से पैदा नहीं होते हैं। दुनिया अब सपने देखने वालों का मखौल नहीं उड़ाती है, ना ही उसे अव्यावहारिक कहती है। यदि आपको लगता है यह करती है तो टेनेसी का एक दौरा कीजिए और इसकी गवाही दीजिए कि एक सपने देखने वाले राष्ट्रपति ने अमेरिका की महान जल शक्ति का उपयोग करने और उसे काम में लाने की राह में क्या किया है। बहुत वर्ष पहले इस तरह का एक सपना पागलपन की तरह लगता। आप निराश हो चुके हैं, आप मंदी के दौरान हार से गुजर चुके हैं। आपने अपने भीतर स्थित महान दिल को इसे लहूलुहान होने तक कुचला जाता महसूस किया है। साहस करें, क्योंकि इन अनुभवों ने आध्यात्मिक धातु जिससे आप बने हैं को लचीला बना दिया है। वे अतुलनीय मूल्यों की संपत्ति है। यह भी याद रखें कि वे सभी लोग जो जीवन में सफल होते हैं एक बुरी शुरुआत करते हैं और पहुंचने से पहले कई शोकाकुल संघर्षों से होकर गुजरते हैं। सफल लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आमतौर पर कुछ संकट के क्षणों में आते हैं जिसके माध्यम से वे अपने अन्य स्वयं से परिचित होते हैं। जॉन बनियान को धर्म के विषय पर अपने विचारों के कारण जेल में डाल दिया गया और कष्टदायी रूप से दंडित किया गया, जिसके बाद उसने तीर्थयात्री की प्रगति लिखी जो सभी बेहतरीन अंग्रेजी साहित्य में से एक है। ओ हेनरी को ओहियो कोलंबस में एक जेल की कोठरी में कैद कर लिया गया और इस बड़े दुर्भाग्य के सहने के बाद ही उसने उस प्रतिभा की खोज की जो उसके मस्तिष्क के भीतर सोई हुई थी। दुर्भाग्य से मजबूर होकर, अपने अन्य स्वयं से परिचित होकर और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उसने एक दुखी अपराधी और निर्वासित होने की बजाय एक महान लेखक के रूप में अपनी खोज की। जीवन के तरीके अजीब और विविध हैं और अनंत बुद्धिमत्ता के तरीके तो अब भी और अधिक अजीब है, जिससे कभी कभी आदमियों को कल्पना के माध्यम से उपयोगी विचार पैदा करने के लिए अपने स्वयं के दिमाग और अपनी स्वयं की क्षमता की खोज से पहले सभी प्रकार की सजाओं से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एडिसन
दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक और वैज्ञानिक एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर था और आखिरकार अपने मस्तिष्क के भीतर सोई हुई प्रतिभा की खोज करने के लिए प्रेरित होने से पहले वह अनगिनत बार विफल रहा था। चार्ल्स डिकेंस ने पॉलिश किए हुए बर्तनों पर लेबल चिपकाने से शुरुआत की थी। उसके पहले प्रेम की त्रासदी ने उसकी आत्मा को गहरे तक भेद दिया था और सही मायने में उसे दुनिया के महान लेखकों में बदल दिया। उस त्रासदी ने पहले डेविड कॉपरफील्ड फिर अन्य कार्यों के सिलसिले की उत्पत्ति की, जिन्होंने इसे समृद्ध और उन सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बना दिया जिन्होंने उसकी किताबें पढ़ी। प्रेम संबंधों को लेकर निराशा में आमतौर पर पुरुषों को पीने के लिए प्रेरित करने और महिलाओं को बर्बाद करने का प्रभाव होता है, और यह इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मजबूत भावनाओं को एक रचनात्मक प्रकृति के सपनों में परिवर्तित करने की कला कभी नहीं सीखते हैं। हेलन केलर जन्म के फौरन बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई। उसके सबसे बड़े दुर्भाग्य के बावजूद उसने सर्वोत्कृष्ट के इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से अपना नाम लिखा है। उसके पूरे जीवन ने सबूत के रूप में कार्य किया है कि कोई भी कभी भी कहीं हराया जाता है जब तक हार को वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ ग्रामीण लड़का था। वह गरीबी से शापित था और इसके साथ साथ वह एक शराबी के रूप में बड़ा हुआ था। दुनिया उसके रहने के कारण एक बेहतर जगह बन गई थी क्योंकि उसने कविता में सुंदर विचारों को पिरोया था और इस तरह एक कांटा तोड़ा और इसकी जगह पर एक गुलाब लगा दिया था। बुकर टी वॉशिंगटन जाति और रंग से विकलांग गुलामी में पैदा हुए थे। क्योंकि वह सहिष्णु थे, सभी विषयों पर उसके विचार खुले थे और वह एक स्वप्नदर्शी इंसान थे। उन्होंने एक पूरी नस्ल पर सदा के लिए अपनी एक अच्छी छाप छोड़ी। बीथोवेन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, लेकिन उनके नाम तब तक रहेंगे जब तक समय रहेगा, क्योंकि उन्होंने सपना देखा और अपने सपनों को संगठित विचार में परिवर्तित किया। अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास, साहस और सहिष्णुता जागृत करें। यदि आपके पास दिमाग की ये स्थितियां और वर्णित सिद्धांतों पर कार्य करने का ज्ञान है, तो बाकी और जो कुछ आपको चाहिए, जब आप इसके लिए तैयार होंगे, वह आपके पास आ जाएगा। एमर्सन अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। हर कहावत, हर किताब, हर पर्याय जो सहायता और आराम के लिए आपसे संबंधित हैं, खुले या घुमावदार मार्ग से निश्चित रूप से घर आ जाएगा। हर दोस्त जो बहुत शानदार नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा में महानता और करुणा होगी, तुम्हें अपने आलिंगन में संभाल कर रखेगा। एक चीज को चाहने और उसे पाने के लिए तैयार होने के बीच एक अंतर होता है। कोई भी चीज किसी के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक उसे विश्वास ना हो कि वह इसे हासिल कर सकता है। मन की स्थिति विश्वास की होनी चाहिए, मात्र आशा या इच्छा नहीं। ग्रहणशीलता विश्वास के लिए आवश्यक है। बंद दिमाग आस्था, साहस और विश्वास को प्रेरित नहीं करता। याद रखें, दुख और गरीबी को स्वीकार करने के लिए आवश्यक प्रयासों की तुलना में बहुतायत और समृद्धि की मांग करने के लिए जीवन में उच्च लक्ष्य के लिए कोई अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। एक महान कवि ने इसे सार्वभौमिक सत्य को सही ढंग से इन लाइनों के माध्यम से कहा है। मैंने जीवन से एक पैसे के लिए सौदेबाजी किया और जीवन ने कुछ ही अधिक का भुगतान नहीं किया। हालांकि मैंने शाम को विनती की जब मैंने अपने अल्प संचय की गिनती की, क्योंकि जीवन सिर्फ एक मालिक है, वह वही देता है जो आप मांगते हैं। लेकिन यदि एक बार आपने मजदूरी निर्धारित कर ली, फिर क्यों आपको कार्य वहन करना चाहिए। मैंने एक सेवक के भाड़े पर काम किया, केवल निराशा जानने के लिए कि मैंने जीवन से जो भी मजदूरी मांगी होती, जीवन ने स्वेच्छा से चुका दिया होता। इच्छा प्रकृति मां को पराजित करती है। इस अध्याय के लिए एक उपयुक्त शिखर के रूप में मैं सबसे असामान्य व्यक्तियों जिन्हें आज तक मैंने जाना है में से एक का परिचय कराना चाहता हूँ। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। वह कानों के किसी भी शारीरिक लक्षण के बिना दुनिया में आया
और डॉक्टर पर राय देने के दबाव डालने पर उसने स्वीकार किया कि शायद बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा हो सकता है। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंच गया और एक राय प्रदान की, लेकिन मैंने अपनी राय चुपचाप व्यक्त की, अपने दिल की गोपनीयता में। मैंने फैसला किया कि मेरे बेटे को सुनना और बोलना होगा। प्रकृति एक बच्चे को कान के बिना भेज सकती थी, लेकिन प्रकृति मुझे पीड़ा की वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त नहीं कर सकती थी। मेरे अपने मन में मैं जानता था कि मेरा बेटा सुनेगा और बोलेगा। कैसे? मैं विश्वस्त था कोई तरीका अवश्य होगा, और मैं जानता था मैं यह खोज लूंगा। मैं अमर इमर्सन के शब्दों के बारे में सोच रहा था। चीज़ों का पूरा पाठ्यक्रम हमें आस्था रखना सिखाता है। हमें केवल आज्ञा मानने की जरूरत है। हम में से प्रत्येक के लिए मार्गदर्शन है, और धीरे से सुनकर हम सही शब्द सुन लेंगे। सही शब्द इच्छा। किसी भी अन्य चीज से अधिक मैंने इच्छा की कि मेरे बेटे को एक बहरा गूंगा नहीं होना चाहिए। उस इच्छा से मैं कभी पीछे नहीं हटा, एक पल के लिए भी नहीं। कई साल पहले मैंने लिखा था, हमारी एकमात्र सीमाएं वही होती हैं जो हम अपने मन में स्थापित करते हैं। पहली बार मुझे हैरानी हुई कि वह बयान सत्य था। मेरे सामने बिस्तर पर पड़ा एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा था, सुनने के प्राकृतिक उपकरणों से विहीन। भले ही वह सुन और बोल सके, वह स्पष्ट रूप से जीवन भर के लिए विरूपित था। निश्चित रूप से यह एक सीमा थी जिसे उस बच्चे ने अपने खुद के मन में स्थापित नहीं की थी। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था? इसी तरह मैं कानों की सहायता के बिना उसके मस्तिष्क को ध्वनि संदेश पहुंचाने के साधन और तरीकों के लिए उस बच्चे के मन में मेरी अपनी तीव्र इच्छा का प्रत्यारोपण करने का रास्ता खोज लूंगा। जितनी जल्दी बच्चा सहयोग करने लायक बड़ा होता है, मैं उसके दिमाग को सुनने की तीव्र इच्छा से इस प्रकार पूरी तरह भर देता कि प्रकृति इसके अपने तरीकों द्वारा इसे भौतिक वास्तविकता में बदल देती। इस सारी सोच ने मेरे अपने मन में जगह ले ली, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की। हर दिन मैं एक बेटे का मुंह बगे रोना स्वीकार करने की उस प्रतिज्ञा को दोहराता जो मैंने खुद से की थी। जैसे ही वह बड़ा हुआ और अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, हमने देखा कि उसके पास थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति है। जब वह उस उम्र में पहुंचा जहां बच्चे आमतौर पर बात करना शुरू कर देते हैं, उसने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हम उसके कार्यों से बता सकते थे कि वह थोड़ी थोड़ी कुछ आवाजें सुन सकता है। यही सब मैं जानना चाहता था। मैं आश्वस्त था कि यदि वह थोड़ा भी सुन सकता है तो वह शायद अधिक से अधिक सुनने की क्षमता का विकास कर सकता है। फिर कुछ हुआ जिससे ने मुझे आशा दी। यह पूरी तरह से एक अनपेक्षित स्रोत से आया। हमने एक विक्ट्रोला खरीदा। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना, वह परम आनंद में चला गया और तुरंत मशीन को हथिया लिया। जल्द ही उसने उनमें से कुछ निश्चित रिकॉर्ड्स की अपनी पसंद प्रदर्शित की। टिप्परेरी का रास्ता लंबा है। एक अवसर पर विक्ट्रोला के सामने खड़े होकर डिब्बों के किनारों को दांतों से जोर से पकड़कर उसने वह हिस्सा 2 घंटे तक बार बार बजाया। उसकी इस स्वयं बनाई गई आदत का महत्व हमें कई सालों बाद तक स्पष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमने उस समय तक ध्वनि के अस्थि चालन के सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना था। उसने विक्ट्रोला का प्रयोग करने के बाद मैंने पाया कि जब उसने उसके कर्णमूल, हड्डी या मस्तिष्क के आधार पर मैंने अपने होठों से स्पर्श करके बात करता था, वह मुझे काफी स्पष्ट रूप से सुन सकता था। इन खोजों ने मेरे अधिकार में वह आवश्यक माध्यम दे दिया जिसके द्वारा मैंने अपने बेटे की सुनने और बोलने की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए अपनी तीव्र इच्छा को वास्तविकता में बदलना शुरू किया। उस समय तक वह कुछ निश्चित शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा था। दृष्टिकोण हिम्मत बढ़ाने से कोसों दूर था, लेकिन विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा असंभव जैसा कोई शब्द नहीं जानती है। यह निर्धारित करने के बाद कि वह मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकता है, मैंने सुनने और बोलने की इच्छा को तुरंत ही उसके दिमाग में भेजना शुरू कर दिया।
मैंने जल्द ही खोज लिया कि बच्चे को सोने के समय की कहानियों में मज़ा आता था, तो मैं उसमें आत्मनिर्भरता, कल्पना और सुनने और सामान्य रहने की एक गहरी इच्छा के विकास के लिए बनाई गई कहानियों का निर्माण के लिए काम करने लगा। विशेषकर एक कहानी थी जिस पर मैंने इस बार जब भी वह सुनाई गई कुछ नया और नाटकीय रंग देकर जोर दिया। इसका प्रारूप उसके दिमाग में यह विचार रोपित करने के लिए तैयार किया गया कि उसका दुख एक दायित्व नहीं बल्कि बहुत अधिक मूल्यवान एक परिसंपत्ति था। इस तथ्य के बावजूद कि सारा दर्शन जिसकी मैंने जांच की थी स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हर विपरीत परिस्थिति अपने आप एक बराबर श्रेष्ठता के बीज लाती है, मुझे अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह दुख कभी एक परिसंपत्ति कैसे बन सकता है। हालांकि मैंने सोने के समय की कहानियों में दर्शन लपेटने का अपना अभ्यास जारी रखा, इस उम्मीद में कि वह समय आएगा जब कोई योजना बना लेगा जिसके द्वारा उसकी अक्षमता से किसी उपयोगी उद्देश्य को पूरा करवाया जा सकेगा। मुझे स्पष्ट रूप से कारण बताया गया था कि कानों और सुनने की प्राकृतिक क्षमता की कमी की कोई पर्याप्त प्रतिपूर्ति नहीं थी। विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा ने कारण को एक तरफ धकेल दिया और मुझे जारी रखने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर अनुभव का विश्लेषण करता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि मुझ में मेरे बेटे की आस्था का आश्चर्यजनक परिणाम के साथ बहुत गहरा संबंध था। मैंने उसको जो भी बताया कोई सवाल नहीं किया। मैंने उस पर यह विचार थोप दिया कि उसके पास अपने बड़े भाई की तुलना में एक विशिष्ट बढ़त है और यह बढ़त कई मायनों में खुद को दर्शाएगी। उदाहरण के लिए स्कूल में शिक्षक जब देखेंगे कि उसके कान नहीं हैं तो इस कारण वे उसका विशेष ध्यान रखेंगे और उससे असाधारण दयालुता के साथ व्यवहार करेंगे। वे हमेशा करते हैं। उसकी माँ ने शिक्षकों से बात करके और उनके साथ बच्चे पर आवश्यक अतिरिक्त ध्यान देने की व्यवस्था करके वह सब देखा है। मैंने उसे यह विचार भी दिया कि जब अखबारों को बेचने लायक बड़ा बन जाएगा, उसका बड़ा भाई पहले से ही अखबार का व्यापारी बन गया था, तब उसके पास अपने भाई पर बड़ी बढ़त होगी, इस वजह से कि लोग देख सकेंगे कि इस तथ्य के बावजूद कि उसके कान नहीं थे वह एक उज्जवल मेहनती लड़का था। वे उसे उसके सामान के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान करेंगे। हम देख सकते थे कि धीरे धीरे बच्चे की सुनने की क्षमता में सुधार हो रहा है। इसके अलावा अपने दुख के कारण उसके पास स्वयं के प्रति सजग होने की थोड़ी सी प्रवृत्ति नहीं थी। जब वह 7 साल का था उसने पहली बार यह सबूत दिया कि उसके दिमाग की सर्विसिंग का हमारा तरीका सफल हो रहा था। कई महीनों तक उसने समाचार पत्रों की बिक्री के विशेषाधिकार के लिए विनती की, लेकिन उसकी माँ अपनी सहमति नहीं देती थी। उसे डर था कि उसके बहरेपन ने उसके लिए अकेले सड़क पर जाना असुरक्षित बना दिया था। अंत में उसने मामला अपने खुद के हाथों में ले लिया। एक दोपहर जब उसे नौकरों के साथ घर पर छोड़ दिया गया था, वह रसोई घर की खिड़की पर चढ़ा, हाथ पैरों के सहारे जमीन पर गया और अपने आप निकल पड़ा। अपने पड़ोस के मोची से कार्य पूंजी के लिए वह 6 सेंट उधार लिए, इसे अखबारों में निवेश किया, बेचा, पुनर्निवेश किया और देर शाम तक दोहराता रहा। शेष निकालने और अपने बैंकर से उधार लिए गए 6 सेंट वापस करने के बाद उसे 42 सेंट का शुद्ध लाभ हुआ था। जब उस रात हम घर आए, हमने उसे अपने हाथ में कसकर पैसा पकड़े अपने बिस्तर में सोया पाया। उसकी माँ ने उसका हाथ खोला, सिक्के हटाए और रोए। सब मिलाकर अपने बेटे की पहली जीत पर रोना बहुत अनुचित लगा। मेरी प्रतिक्रिया उल्टी थी। मैं दिल से हंसा क्योंकि मैं जानता था कि बच्चे के मन में खुद में विश्वास का रवैया स्थापित करने का मेरा प्रयास सफल हो चुका था। उसकी माँ ने देखा अपने पहले व्यापार उद्यम में एक छोटा सा बहरा लड़का जो सड़कों पर बाहर चला गया, पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर छोटे व्यापारी को देखा जिसकी स्वयं में प्रतिष्ठा 100% बढ़ गई थी क्योंकि उसने स्वयं की पहल पर व्यापार किया था और जीत हासिल की थी।
कार्रवाई ने मुझे खुश कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि उसने साधन संपन्नता की विशेषता का सबूत दिया था जो जीवन भर उसके साथ रहता। बाद की घटनाओं ने इसे सच साबित कर दिया। उसका बड़ा भाई कुछ चाहता था, वह फर्श पर लेट जाता, हवा में अपने पैर मारता, उसके लिए रोता और उसे पा लेता। जब छोटा बहरा लड़का कुछ चाहता तो पैसा कमाने की एक योजना बनाता, फिर स्वयं इसे खरीद लेता। वह अभी भी इस योजना का पालन करता है। सच में अपने ही बेटे ने मुझे सिखाया है कि अक्षमता को प्रारंभिक प्रयासों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिस पर वे कुछ योग्य लक्ष्यों की ओर चढ़ाई कर सकते हैं, जब तक वे बाधाओं के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते और बहानों के रूप में उपयोग नहीं किए जाते हैं। छोटा बहरा लड़का सिवाय उसके पास से जोर से चिल्लाने के अपने शिक्षकों को सुन पाने में सक्षम हुए बिना कक्षाओं, उच्च विद्यालय और कॉलेज से गुजरा। वह बधिरों के स्कूल नहीं गया। हम उसे संकेत भाषा सीखने की अनुमति नहीं देते थे। हम दृढ़ थे कि वह एक सामान्य जीवन जिए और सामान्य बच्चों के साथ मिले, और हम उस निर्णय का समर्थन करते रहे। हालांकि स्कूल अधिकारियों के साथ हमें कई गर्म बहसों की कीमत चुकानी पड़ी। जब वह हाई स्कूल में था, उसने एक विद्युतीय श्रवण सहायता यंत्र प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके किसी काम का नहीं था। जो हम विश्वास करते थे कि एक स्थिति के कारण, जिसका खुलासा डॉक्टर जे गॉर्डन विल्सन ने तब किया था जब बच्चा 6 साल का था, और उन्होंने बच्चे के सिर के एक तरफ का ऑपरेशन किया था और पाया कि प्राकृतिक सुनवाई के उपकरण का कोई संकेत नहीं था। कॉलेज में अपने अंतिम सप्ताह के दौरान कुछ हुआ जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। मात्र एक मौका प्रतीत होने वाली चीज के माध्यम से उसने एक अन्य विद्युतीय श्रवण सहायता यंत्र हासिल किया जो उसके पास प्रशिक्षण के तौर पर भेजा गया था। इसी तरह के एक उपकरण के साथ अपनी निराशा के कारण वह इसके परीक्षण के बारे में सुस्त था। अंत में उसने यंत्र उठाया और लगभग लापरवाही से अपने सिर पर रखा, बैटरी जोड़ी और देखो, जादू के एक ही झटके से मानो सामान्य सुनने की उसकी आजीवन की इच्छा एक वास्तविकता बन गई। उसके जीवन में पहली बार उसने व्यवहारिक रूप से, साथ ही सामान्य सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के रूप में सुना। ईश्वर अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करने रहस्यमय तरीके से चला आता है। उस बदली हुई दुनिया के कारण अत्यंत खुश होकर जो उसके श्रवण यंत्र के माध्यम से उसके पास लाई गई थी, वह टेलीफोन की तरफ दौड़ा, माँ को फोन किया और अच्छी तरह से उसकी आवाज़ सुनी। अगले दिन उसने अपने जीवन में पहली बार कक्षा में स्पष्ट रूप से अपने प्रोफेसरों की आवाज़ सुनी। इससे पहले वह केवल उन्हें तब सुन सकता था जब वे कम दूरी से चिल्लाते थे। उसने रेडियो सुना, उसने बात करते चित्रों को सुना। अपने जीवन में पहली बार उनकी जोर जोर से बात करने की आवश्यकता के बिना अन्य लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकता था। सच में उसने एक बदली हुई दुनिया हासिल कर ली थी। हमने प्रकृति की त्रुटि को स्वीकार करने से मना कर दिया था और लगातार इच्छा से मात्र उपलब्ध व्यवहारिक साधनों के माध्यम से हमने प्रकृति को वह त्रुटि सही करने के लिए प्रवृत्त किया था। इच्छा ने लाभांश का भुगतान करना शुरू कर दिया था, लेकिन जीत अभी तक पूरी नहीं थी। लड़के को अभी भी अपनी अक्षमता को एक बराबर गुण में परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित और व्यवहारिक तरीका खोजना था। शायद ही पहले से ही प्राप्त हो चुकी चीज के महत्व का एहसास करके, लेकिन अपनी नई खोजी आवाज की दुनिया की खुशी के नशे में धुत हो उत्साह से अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उसने श्रवण यंत्र के निर्माता को एक पत्र लिखा। उसके पत्र में किसी बात ने, कोई बात जो शायद पंक्तियों में नहीं लिखी गई थी पर उनके पीछे छिपी हुई थी, कंपनी को उसे न्यूयॉर्क आमंत्रित करने को विवश किया। जब वह पहुंचा, उसे कारखाने में ले जाया गया और मुख्य अभियंता के साथ बात करते समय अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बताते हुए एक अंतर्ज्ञान, एक विचार या एक प्रेरणा, जो चाहे कहें, उसके दिमाग में कौंधी। यह उस विचार का आवेग था जिसने उसके दुख को एक खूबी में परिवर्तित कर दिया, जिससे आने वाले समय में हजारों को पैसे और खुशी
दोनों में लाभांश का भुगतान करना निर्धारित था। उस विचार के आवेग का तात्पर्य यह उसके साथ हुआ कि वह लाखों लोगों की जो सुनने के उपकरणों के लाभ के बिना जीवन गुजारते हैं मदद कर सके, यदि वह उन्हें अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी बताने का एक रास्ता खोज सके। तभी का तभी वह अपने शेष जीवन को बधिर लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित करने के एक निर्णय पर पहुंच गया। एक पूरे महीने तक उसने एक गहन अनुसंधान किया, जिसके दौरान उसने श्रवण यंत्र निर्माता की पूरी विपणन प्रणाली का विश्लेषण किया और अपनी नई खोजी गई बदली हुई दुनिया पूरी दुनिया के श्रवण बाधितों के साथ साझा करने के प्रायोजन से उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के तरीके और साधन बनाए। जब यह पूरा हो गया था, उसने अपने निष्कर्षों पर आधारित 1-2 साल की लिखित योजना प्रस्तुत की। जब उसने योजना कंपनी के सामने प्रस्तुत की, उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के उद्देश्य से तुरंत ही एक पद दे दिया गया था। जब वह काम करने गया, तब उसका सपना बहुत छोटा सा था कि हजारों बहरे लोगों के लिए आशा और व्यवहारिक राहत लाना उसकी किस्मत में लिखा था। उसकी मदद के बिना हमेशा के लिए गूंगे बहरे रहकर बर्बाद हो गए होते। अपने श्रवण यंत्र के निर्माता के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद उसने अपनी कंपनी द्वारा आयोजित की गई गूंगों बहरों को सुनने और बात करने में शिक्षण के उद्देश्य के लिए एक कक्षा में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैंने शिक्षा के ऐसे एक रूप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मैंने कक्षा का दौरा किया, उलझन में, लेकिन मुझे उम्मीद के साथ कि मेरा समय पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा। यहाँ मैंने एक प्रदर्शन देखा जिसने मुझे उस कार्य की एक बहुत विस्तृत दृष्टि दी जिसे मैंने अपने बेटे के मन में सामान्य रूप से सुनने की इच्छा जगाने और जिंदा रखने के लिए किया था। मैंने गूंगे बहरों को उसी आत्म अनुप्रयोग के माध्यम से वास्तव में सुनना और बात करना सिखाया जाता हुआ देखा, जिसका मैंने 20 से अधिक वर्षों पहले अपने बेटे को गूंगा बहरापन से बचाने में इस्तेमाल किया था। इस प्रकार भाग्य के पहिए के कुछ अजीब मोड़ के माध्यम से मेरे बेटे ब्लेयर और मेरी किस्मत में अभी तक अजन्मे लोगों की गूंगा बहरापन को सही करने में सहायता करने के लिए नियत कर दिया गया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, केवल हम ही वह जीवित इंसान हैं जिन्होंने यह तथ्य निश्चित रूप से स्थापित किया है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों को गूंगा बहरापन सामान्य जीवन बहाल करने की हद तक सुधारा जा सकता है। इसे एक के लिए किया गया है, इसे दूसरों के लिए किया जाएगा। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ब्लेयर अपने पूरे जीवन भर एक मूक बधिर ही रह गया होता, यदि उसकी माँ और मैं उसके मन को उस तरह ढालने में कामयाब नहीं होते जैसा हमने किया था। उसके जन्म के समय देखभाल करने वाले डॉक्टर ने गोपनीय रूप से हमें बताया था कि बच्चा कभी भी सुन या बोल नहीं सकेगा। कुछ हफ्ते पहले इस तरह के मामलों पर एक प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर इरविंग वूरहिस ने ब्लेयर की बहुत अच्छी तरह से जांच की थी। जब उन्होंने जाना कि मेरा बेटा अब कितनी अच्छी तरह से सुनता और बोलता है, तो वह बहुत चकित हुए थे और कहा कि उनके परीक्षणों ने संकेत दिया था कि सैद्धांतिक रूप से बच्चा सुनने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन बालक सुनता है। एक्सरे तस्वीरों में दिख रहे इस तथ्य के बावजूद कि उसकी खोपड़ी में वह छेद नहीं है जहां से उसके कान मस्तिष्क से जुड़े होने चाहिए। जब मैंने उसके दिमाग में सुनने और बात करने और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने की इच्छा को रोका था, तो उस आवेग के साथ कुछ अनजाने प्रभाव उत्पन्न हुए, जिसने प्रकृति को उसके मस्तिष्क और बाहरी दुनिया के बीच सेतु निर्माता बनने और मौन की खाई को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तरीके से प्रेरित किया जिसकी व्याख्या करने में उत्कट चिकित्सा विशेषज्ञ भी सक्षम नहीं है। प्रकृति इस चमत्कार का प्रदर्शन कैसे करती है, इसका यहाँ तक कि अनुमान लगाना भी मेरे लिए अपवित्रीकरण होगा। इस अजनबी अनुभव से मैंने जो ग्रहण किया, उसका जितना विनम्र भाग मैं जानता हूँ, अगर उसे दुनिया को बताने में मैंने उपेक्षित किया तो वह अक्षम्य होगा। अपना विश्वास बताना मेरा कर्तव्य और मेरा एक सौभाग्य की बात है, जो बिना कारण नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो चिरस्थायी विश्वास के साथ इच्छा के पीछे पड़ा है।
वास्तव में एक ज्वलंत इच्छा अपने को बड़े ही कुटिल तरीके से अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर लेती है। ब्लेयर की इच्छा सामान्य श्रवण शक्ति की थी, अब उसके पास वह है। वह एक ऐसी विकलांगता लेकर पैदा हुआ था जिसने किसी कम परिभाषित इच्छा वाले को बड़ी आसानी से भीख मांगने का कटोरा लेकर सड़क पर भेज सकती थी। यही विकलांगता अब उसे पर्याप्त वित्तीय मदद पर उसके शेष जीवन भर उपयोगी रोजगार देने में माध्यम के रूप में सेवा करने का वादा करती है, जिसके द्वारा वह लाखों बहरे लोगों के लिए भी उपयोगी सेवा प्रस्तुत करेगा। जब वह एक बच्चा था, उसे विश्वास दिलाने के द्वारा कि उसका दुख एक महान परिसंपत्ति बन जाएगा जिसे वह भुना सकता है, मैंने उसके मन में एक छोटा सफेद झूठ रोक दिया जिसने अपने आप को उचित ठहराया है। वास्तव में वहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे विश्वास साथ में ज्वलंत इच्छा वास्तविकता नहीं बना सकते। ये गुण हर किसी को मुफ्त में उपलब्ध हैं। उन पुरुषों और महिलाओं के साथ उसकी व्यक्तिगत समस्या थी पेश आने में। अपने पूरे अनुभव में मैंने एक भी ऐसा मामला कभी नहीं संभाला जो अधिक निश्चित रूप से इच्छा की शक्ति को दर्शाता हो। लेखक कभी कभी उन विषयों के लेखन की गलती कर जाते हैं जिनका उन्हें सतही या बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान होता है। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इच्छा की शक्ति की सदृढ़ता का अपने ही बेटे के दुख के माध्यम से परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ है। शायद यह दैवीय संयोग ही था कि अनुभव मुझे इस रूप से प्राप्त हुआ। जब इच्छा को परीक्षण के लिए रखा जाता है तब क्या होता है कि एक उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए निश्चित रूप से उसकी तुलना में कोई भी बेहतर तरीके से तैयार नहीं था। यदि प्रकृति माँ इच्छा की कामना के सामने झुकती है, क्या यह तर्कसंगत है कि लोग मात्र एक ही ज्वलंत इच्छा को हरा सकते हैं? मानव मन की शक्ति अजीब और सहज है। हम उस पद्धति को समझ नहीं पाते जिसके द्वारा यह अपनी पहुंच के भीतर हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर भौतिक वस्तु का उपयोग इच्छा को अपने भौतिक समकक्ष में बदलने के एक साधन के रूप में करती है। शायद विज्ञान भविष्य में इस रहस्य को उजागर करेगा। मैंने अपने बेटे के मन में उसी तरह सुनने और बात करने की इच्छा रोपा जैसा कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है और बोलता है। वह इच्छा अब एक वास्तविकता बन चुकी है। मैंने उसके दिमाग में उनकी सबसे बड़ी बाधा को उसकी सबसे बड़ी संपत्ति में परिवर्तित करने की इच्छा बोई। वह इच्छा मूर्तिमान हो गई है। काम करने का वह ढंग जिसके द्वारा अद्भुत परिणाम प्राप्त किया गया था, वर्णन करना मुश्किल नहीं है। इसमें 3 बहुत स्पष्ट तथ्य शामिल हैं। पहला, मैंने सामान्य श्रवण क्षमता की इच्छा के साथ आस्था को मिश्रित किया जिसे मैंने अपने बेटे को दे दिया। दूसरा, मैंने उपलब्ध हर कल्पनीय तरीके से लगातार सतत प्रयास के माध्यम से वर्षों की अवधि में अपनी इच्छा उसे भेजी। तीसरा, उसने मुझ पर विश्वास किया। जैसा ही अध्याय पूरा होने जा रहा था, मैडम शुमान हैंक की मौत की खबर आई थी। समाचार प्रेषण में एक छोटा सा अनुच्छेद इस असामान्य महिला की एक गायिका के रूप में शानदार सफलता का संकेत देता है। मैंने अनुच्छेद को उद्धृत किया है क्योंकि इसमें जो संकेत निहित है वह इच्छा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। अपने शुरुआती करियर में मदाम शुमान हैंक ने वियना कोर्ट ओपेरा के निदेशक से उनके द्वारा अपनी आवाज़ का प्रशिक्षण कराने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने वह परीक्षण नहीं किया। भद्दे और ख़राब कपड़े पहने लड़की पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने कहा, कोई बहुत धीरे से नहीं, इस तरह के चेहरों के साथ और बिल्कुल ही बिना किसी व्यक्तित्व के ओपेरा में सफल होने की आप कभी उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मेरे अच्छे बच्चे, ये विचार छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम पर जाओ। आप एक गायक कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं एक लंबा समय। वियना कोर्ट ओपेरा के निर्देशन गायन की तकनीक के बारे में ज़्यादा जानते थे। इच्छा की शक्ति के बारे में जब इसे एक जुनून के अनुपात में मान लिया जाता है, वह कम ही जानते थे। यदि वह उस शक्ति के बारे में अधिक जानते होते तो उन्होंने एक अवसर दिए बिना प्रतिभा की निंदा करने की गलती नहीं की होती।
कई साल पहले मेरे एक व्यापार सहयोगी बीमार हो गए थे। समय बीतने के साथ उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई और अंत में उन्हें एक ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ऑपरेटिंग रूम में ले जाए जाने से ठीक पहले मैंने उन्हें देखा और आश्चर्य में पड़ गया कि कोई उनकी तरह दुबला और क्षीण व्यक्ति संभवतः एक बड़े ऑपरेशन से सफलतापूर्वक कैसे गुजर सकता है। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी थी कि उसे फिर से जीवित देखने का कोई भी मौका बहुत कम था, लेकिन वह डॉक्टर की राय थी, यह रोगी की राय नहीं थी। उसे स्ट्रेचर पर ले जाए जाने से ठीक पहले वह अस्पष्टता से फुसफुसाया था, चीफ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। पास में मौजूद नर्स ने मुझे दया के साथ देखा, लेकिन मरीज सुरक्षित रूप से बाहर आ गया था। यह सब खत्म हो जाने पर उसके चिकित्सक ने कहा था, कुछ नहीं बल्कि उसकी खुद की इच्छा ने उसे जिंदा बचाया है। वह जीवित नहीं बचा होता यदि उसने मृत्यु की संभावना को स्वीकार करने से मना नहीं कर दिया होता। मैं विश्वास द्वारा समर्थित इच्छा की शक्ति में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने इस शक्ति को बहुत निचले स्तर से शुरुआत करने वाले लोगों को सत्ता और धन के शिखरों पर पहुंचाते हुए देखा। मैंने इसे विपत्तिग्रस्त लोगों पर दबा हुआ खजाना लुटाते हुए देखा है। मैंने इसे सैकड़ों अलग अलग तरीकों से पराजित हुए लोगों के लिए बाद में वापसी का मंचन करने के माध्यम के रूप में सेवा करते देखा है। मैंने इसे प्रकृति द्वारा कान के बिना ही दुनिया में भेजे होने के बावजूद अपने ही बेटे को एक सामान्य, सुखी, सफल और जीवन प्रदान करते देखा है। एक व्यक्ति इच्छा की शक्ति का दोहन और उपयोग कैसे कर सकता है, इसका इस किताब के इस और बाद के अध्यायों के माध्यम से जवाब दिया गया है। अमेरिका के ज्ञात इतिहास में अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले और शायद सबसे अधिक विनाशकारी मंदी के अंत में दुनिया को यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है। यह अनुमान करना उचित है कि यह संदेश कई ऐसे लोगों के ध्यान में आ सकता है जो लोग मंदी की मार से घायल हो गए। वे लोग जिन्होंने अपना भविष्य गंवा दिया है, दूसरे अन्य लोग जिन्होंने अपने पदों को खो दिया है, और बड़ी संख्या में वे लोग जिन्हें अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करना और एक वापसी का मंचन करना चाहिए। इन सभी को मैं सोच संप्रेषित करना चाहता हूँ कि सभी उपलब्धियाँ, उनकी प्रवृत्ति या उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकती हैं, कुछ निश्चित वस्तुओं की एक तीव्र ज्वलंत इच्छा के साथ शुरू होती है। मानसिक रसायन शास्त्र के कुछ अज्ञात और शक्तिशाली सिद्धांत के माध्यम से, जिसका उसने कभी खुलासा नहीं किया है, प्रकृति वह कुछ मजबूत इच्छा के आवेग में लपेटती है जो असंभव जैसे किसी शब्द को नहीं पहचानती और विफलता जैसी किसी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है।